15-15, 17-17 बीजेपी से जो टिकट मांग रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या उनका जमीर मर गया था? क्यों नहीं बोले उस पर? बिल्कुल। आज हमारे समाज में अगर कोई नेता है देश में तो सर्वोच्च नेता सचिन पायलट है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल नगर मेवात पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसी सर्वे में हम नगर विधानसभा के गाँवों में लोगों से जाकर बात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुंडौती में। और ग्राम पंचायत मुंडौती के बारे में यदि बताऊं तो ग्राम पंचायत मुंडौती के अंदर मुंडौती, वीरथला, बाजाहेड़ा और शेखपुरा गांव लगते हैं, जहां लगभग मतदाताओं की संख्या लगभग 2500 है। और इस ग्राम से जो निर्वाचित सरपंच हैं वो हैं श्रीमान गिरधर जी। आज हमारे साथ वही मेहमान शख्सियत मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नगर मेवात के चैनल जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सब के लिए मेरा शुक्रिया, नमस्कार। तो गिरधर जी, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमि से जुड़े हुए हैं, खुद वर्तमान सरपंच हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं इन्हीं लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वोट विकास के नाम पर दिए जाएंगे या पहले की तरह वही जातिगत आधार पर विधायक चुना जाएगा? सर, मैं आपसे निवेदन कर दूं भाई, देखो पहले जब चुनाव होते थे जी वो उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती थी। बिल्कुल। ये जातिगत समीकरण और ये जातिगत आंकड़े अब पिछले कुछ चुनावों से ज़्यादा प्रभावी हैं जी। फिर भी जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, आदमी को व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, अच्छे व्यक्ति से और विकास से। हमें हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए। जाति का तो मतलब अपन जहाँ रिश्तेदारी करते हैं वहां अपन जाति देखें। बिल्कुल। चुनाव में हमें जाति से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही कोई किसी भी जाति का हो, लेकिन वो विकास पुरुष हो, योग्य हो, शिक्षित हो, जो हमारे जनता के लिए जो तत्पर सेवा के लिए तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति को चुने। अच्छा, जैसे कि आपने अभी विकास के आपको एक मुद्दा बनाकर बताया कि विकास जो कर रहा है उसे वोट दीजिए, इसमें जातिगत आधार नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपकी पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई है, राजनीति पर आप गहरी पकड़ रखते हैं, तो आपने बहुत सारे पहले विधायकों का भी कार्यकाल देखा होगा और वर्तमान विधायक का कार्यकाल भी लगभग पूरा हो गया है, वो भी आपने देखा है। तो गिरधर जी क्या सोचते हैं कि पिछले विधायकों की तुलना में इस विधायक के द्वारा विकास कार्य ज़्यादा किए गए हैं उनकी तुलना में या कम हुए हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी, ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है नहीं है, बिल्कुल, फिर भी जो मेरी उम्र के हिसाब से मैं कुछ टाइम से पिछले 1-2 चुनाव से जी, तो मैं सक्रिय हूँ राजनीति। बिल्कुल। मैं और चुनाव हारे भी हैं, अब जीते भी हैं, बिल्कुल, जनता से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। तो मेन बात तो ये है, जो लोग अब शिक्षा की ओर हैं, शिक्षित हैं, जी, वो तो जातिवाद को देखते नहीं और विकास को देखते हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि भाई पिछले विधायक, हाँ मैं मानता हूँ कि पिछले विधायकों ने काम तो खैर किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई नहीं किए, बिल्कुल ही नहीं किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे और किए भी हैं। लेकिन माननीय वाजपेयी जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं, बिल्कुल, और शायद ही पिछले कई चुनावों से ज़्यादा है। अब की बार कांग्रेस सरकार ने विधायकों के लिए इतने काम दिए हैं, नगर ही नहीं, हर जगह, अभी तो पूरे राजस्थान में, हर विधानसभा में। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पे जो काम हुए, अब श्रेय तो विधायक को ही जाएगा। विधायक वाजपेयी जी विधायक है, कहीं ना कहीं विधानसभा की बागडोर तो नहीं किया। हमारे यहाँ के जो भी काम हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन्होंने विधानसभा में उठाए। बिल्कुल। और उन्होंने मेरी जो मानना है कि उन्होंने जनता में ज्यादा टाइम न देकर ज्यादा टाइम उन्होंने जनता के कामों के लिए दिया है। बिल्कुल। उन्होंने, अब ये नहीं पहले नेता थे गाँव में फेंटा बंधवा दे डोले काम ना मुझे कुछ नहीं, उससे मतलब काम जनता चाहती है, काम विकास होना चाहिए। अब विधायक जी ने विधानसभा में जो उनके मन में, अब इनसे कोई कहने थोड़ी गया, पहले विधायकों से किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं, अपने आप मुद्दे उठा इनसे किसने कहा है? बिल्कुल। पर इन्होंने जो इनको लगा, उनके मन में टीस थी, बिल्कुल, कि भाई हमें
हमारे क्षेत्र की जनता के लिए विकास करना है, तो उन्होंने वो मुद्दे उठाए और अपने क्षेत्र के लिए लड़ के सरकार से और यहाँ काम लेके आए, और वो धरातल पे काम आए भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है, खैर आप तो पहले से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? लोगों का कहना है कि नगर विधानसभा के अंदर ये पहला ऐसा विधायक हुआ है जिसने नगर की बात को विधानसभा में रखा है। इससे पहले कभी किसी विधायक ने नगर की किसी भी मांग को नहीं रखा है विधानसभा में, अब जहां तक आपको याद हो। देखो, जैसा मेरे ऐसे तो ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी विधायकों का तो काम है विधानसभा में, अपनी विधानसभा में जाके और मुद्दे उठाना। बिल्कुल भाई, लोग उनको चुनते किस लिए हैं कि भाई प्रदेश की सबसे बड़ी जो पंचायत है वहाँ आप हमारे क्षेत्र की बात रखें। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जो विधायक है ये शिक्षित है और योग्य है, और जो लोग शिक्षित लोग आगे आएंगे तो क्षेत्र का विकास संभव है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने एक बात कही थी कि ये वर्तमान जो विधायक हैं वाजिब जी, ये जनता के बीच में समय ना देकर ज़्यादा समय विकास कार्यों के लिए देते हैं, विधानसभा में देते हैं। लेकिन जो भूतपूर्व विधायिका हमारे यहाँ रही हैं श्रीमती अनीता गुर्जर, वो बार बार इस आरोप को लगाती हैं कि वो नगर विधानसभा में अपने क्षेत्र पर तो जनता से मिलते ही नहीं है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं उनका एक रेजिडेंस है, परिवार वहाँ भी रहता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं भी विधायक जी के टच में रहा हूँ जी। अब आप बताओ, क्या जब उनको थोड़ा टाइम मिलता है जैसे भी यहाँ से जनता से, तो वो उनके बच्चे वहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। तो आदमी जब यहाँ हमारे लिए इतना कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत समय तो देना अपने चाहिए। बच्चों को भी देना चाहिए। उनकी भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सबकी अब होती है। उस लाइफ पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। जी। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं जनता के जो काम है उनमें मैं तत्पर हूँ, और मेरी पर्सनल लाइफ में मैं शाम को कहाँ जाता हूँ, कह रहता हूँ, ये गलत बात है। दूसरी बात, जो विधायक जी ने कहा है, वो क्षेत्र में मैं कभी भी जाता हूँ, सीकरी में उनका निवास है, बिल्कुल, वो 10-10 बजे तक लोगों से मिलते हैं, रात के 10-10 बजे तक जनसंवाद करते हैं जी। खूब भीड़ रहती है, सबकी सुनते हैं, और हो सकता है जितना काम उनको समय वहीं तुरंत निस्तारण भी करते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपसे सवाल किया, दरअसल ये सवाल मैंने हमारे पुराने इंटरव्यू से बेस करके पूछा है। हमने अभी विधायक अनीता जी, जो भूतपूर्व विधायिका रही हैं, उनका जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो नगर को अपने लायक नहीं समझते, वो नगर को अपने बच्चों के रहने लायक नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने परिवार वहाँ सेटल किया। मतलब एक पर्सनल जो उन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। जो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी की व्यक्तिगत लाइफ पर टिप्पणी करना गलत है ना? विकास कार्यों को देखा जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। वो तो दोनों नेता हैं जी, और वो विपक्ष की नेता है माननीय श्रीमती अनीता जी। वो उनका ध्येय है, वो क्या कहती हैं, लेकिन मैं इस बारे में क्या प्रश्न कर सकता। अच्छा, तो गिरधर जी, मैं अगला सवाल ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं, तो आप उनके कहीं ना कहीं टच में रहे हैं, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं कि जो वर्तमान सरपंच है वो विधायक के साथ टच में तो रहेगा ही, क्योंकि अगर अपनी पंचायत में भी आपको विकास कार्य करना है तो विकास कार्यों की स्वीकृति भी वहीं से लेनी है, सीधी सी बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यदि माननीय वाजिब अली जी के कुछ विकास कार्यों के बारे में गिनाना चाहें कि कौन कौन से विकास कार्य उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए किए। बिल्कुल, मैं बताऊँगा सर। बताइए। मेरी ग्राम पंचायत में शुरुआती दौर में हम जब सरपंच बने तो कोरोना आ गया था। बिल्कुल आया, और प्रदेश में महामारी का प्रकोप था। बिल्कुल, तो उस टाइम विकास कार्य कुछ धीमे थे, सभी सरकार ने सभी जगह वो बजट नहीं मिल पाए थे जी। और विधायक जी ने मुझे जो बजट दिए उनमें जितने मेरे पंचायत में कीचड़ थी, उन्होंने मेरे लिए इंटरलॉकिंग के लिए ही करीब 30-35 लाख रुपए, जो रास्तों के लिए, रास्ते बनवाने के लिए, बिल्कुल देखा मैंने, उसी रास्ते से आए, आप इधर से रास्ते से आए हो, वो पूरी विधायक जी ने इंटरलॉकिंग की है जो बनवाई है। अच्छा, दूसरे मेरे गांव में शमशान भूमि है, उसके लिए पैसा दिया, बाउंड्री करवा रखी है उसकी, बिल्कुल बाउंड्री है, और टीन शेड बन रहा है जी जी। और विधायक जी ने मेरे स्कूल विद्यालय, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मेरे गांव में विद्यालय के लिए एक भवन निर्माणाधीन है, अभी कमरा बन रहा है। अच्छा, भवन दिया है। दूसरा, मेरे ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने हम यहाँ पहले कोई पीएससी नहीं थी, अब मेरी ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने पीएससी खुलवाई है।
यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में। जी। यहाँ मेरे यहाँ गांव में सब सेंटर, जिसके लिए मैंने खुद ने अपनी ज़मीन दान में दी है, वो अभी तो जैसा आप बता रहे पीएससी, तो पीएससी में क्या डॉक्टर नियमित रूप से आ रहे हैं? नहीं, अभी तो वो आदेश हुए हैं सरकार आदेश से, हुए हैं, और वो बना अभी नहीं। बनेगी, जी, जी, खुलेगी तब अच्छा, खुलेगी। लेकिन आदेश हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे जरूर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं विधायक जी का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉलेज आपकी नगर विधानसभा में उनके द्वारा खुलवाए गए हैं? हाँ, हमारे देवनारायण जो बोर्ड है उसका देवनारायण आवासीय विद्यालय हमारे यहाँ नगर के लिए दिया है, जो रसिया में निर्माणाधीन है। वो हमारे विशेष निवेदन पर विधायक जी ने और वो स्वीकृत करवाया है। जी जी जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्होंने, आप कह रहे हैं कि काफी सारे काम करवाए हैं। नहीं, उसमें कोई काम करवाए हैं, और मेरी ग्राम पंचायत में कोई मेव की संख्या है नहीं, कोई थोड़ी सी, एक शेखपुरा में ज़्यादा 100 वोट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने इतना पैसा दिया है विकास का, तो कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो गिरधर जी, आपको क्या लगता है कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, जहाँ आप 2500 मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मतदाता हैं, ये इनमें से काफी लोगों की सोच आपसे मेल खाती है? क्या वो विकास के मुद्दे को आधार बना के वोट देंगे, या फिर कहीं ना कहीं वही जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक भावना उनके बीच में आके फिर से वही काम होगा? पत्रकार महोदय जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं जी, और सब गांव में सुन भी रहे हैं, लोगों को देख भी रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तो जातिवाद का तो जहर घुल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं भी आपसे कहता हूँ कि अब मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर कोई बात बनती है वो अलग है जी, लेकिन लोगों की तो वही जातिगत समीकरण होते हैं, और चुनावों में तो लास्ट टाइम पे तो वही मुद्दा प्रभावी रहता है। बिल्कुल। अब हाँ, जो शिक्षित लोग हैं या अपनी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने सांप्रदायिक मुद्दे की जो बात की, तो इससे लेकर मेरे मन में एक सवाल आया है कि अभी कुछ दिन पहले, समय पहले नहीं, कुछ दिन पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई सभी उम्मीदवारों के द्वारा जो बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं, और अनीता जी भी उनमें एक थी। तो उस रैली में मैंने मेरे जीवन में नगर विधानसभा के अंदर पहली बार देखा कि बुलडोजर मंगाए गए। शायद आपने देखे हैं या नहीं देखे। वीडियो देखे। तो ये बुलडोजर लाने के पीछे कहीं योगी मॉडल का संकेत देना तो नहीं है, या फिर कहीं ये संकेत तो नहीं दिया जा रहा है हिंदुओं को कि आप हमें वोट दीजिए तो हम ऐसी सरकार लाएंगे, और अल्पसंख्यकों को कहीं डराने की, धमकाने की तो ये एक कोशिश नहीं की जा रही है, या फिर हम ये कहें कि ये तुष्टीकरण की नीति के तहत अपनाया जा रहा है एक मॉडल है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो साहब, मैं तो उस रैली में गया नहीं हूँ जी, मैंने तो फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए ही देखे हैं जी। अब वो उन बीजेपी पार्टी वालों की सोच है, वो क्या है, अब मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ। जी जी, नहीं, कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि ये जो बुलडोजर वाला मॉडल है, आजकल हर एक राज्य में एक तरीके से ये एक पॉपुलैरिटी का एक जरिया बन गया है, जो यूपी से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा पहुंचा, और अब उसकी एंट्री राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है या सांप्रदायिक भावनाएं जो हैं लोगों के बीच में जबरदस्ती टूसी जा रही है। भाई साहब, सांप्रदायिक तो यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ नगर, जो ये मेवात क्षेत्र है नगर जी का, जी जी, यहाँ तो हमारा खूब भाईचारा है, सब भाई प्रेम से रहते हैं। ऐसी यहाँ कोई किसी की मजाल नहीं है जो हमारे यहाँ भाईचारे को खराब कर सकता है। जी जी, हमारा अच्छा भाईचारा है, सबसे प्रेम है। और ये तो राजनीति है, ये तो आती जाती रहती है, चलती है। लोग कितने नेता आए गए, हमें तो यहीं रहना है। बिल्कुल। और हमारे जो भी भाई हैं, कोई धर्म के हों, वो सब हमारे बराबर में भाई हैं, और हमारा प्रेम है सब आपस में, और आज तक मेल है, इस क्षेत्र और आज में तक ऐसा हुआ नहीं है, और मेल भाव खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है कि कोई सांप्रदायिकता को बिल्कुल इस माहौल को गंदा करे। जी जी, यहाँ बहुत प्रेम से लोग रहते हैं। तो गिरधर जी, आपकी पंचायत में दलित वोटर्स भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। कितनी संख्या होगी? अब लगभग संख्या तो कम है, लेकिन फिर भी हैं, हर गांव में थोड़े थोड़े हैं ही। अच्छा, तो अब की बार क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को जोड़ के देखा जाता है बहुजन समाज पार्टी से, बसपा से जोड़कर देखा जाता है, और इसमें सही भी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नगर विधानसभा से जो बसपा का टिकट लेके आता है तो कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी रहता है कि उसे अपने समुदाय की वोट भी मिल जाती है, फिर दलित वोट भी मिल जाती है। तो ठीक इस बार
चौधरी खुर्शीद अहमद को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दलित वोटर्स विकास की बजाय एक पार्टी विशेष को चुनेंगे, और क्या खुर्शीद अहमद मेव समुदाय की वोटों में भी सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे? मेरा इस बात पे आपसे निवेदन है जी कि पहली बात तो मेरा जो मानना है, खुर्शीद जी को टिकट मिला है, काफ़ी समय पहले ही टिकट क्लियर हो गया है जी लेकिन ये टिकट मैं नहीं कह रहा, मुझे तो इस पार्टी के बारे में कोई पता ही नहीं है जी जी लेकिन पिछली बार भी टिकट कभी किसी को मिला, कभी हाँ, किसी ऐसा को होता था। होता है। अभी तो मेरा मानना जो है व्यक्तिगत, हाँ, और वो पार्टी का फैसला है कि अभी तो ये टिकट यहाँ कब तक रहेगा या लास्ट तक रहेगा, ये आपको भी शंका है इस शंका, बात? मेरे को शंका है मेरी व्यक्तिगत जी। कि भाई ये खुर्शीद जी पर ही रहे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने क्या कहा बता, है, एक मिनट सर, आपको शंका है कि खुर्शीद जी के पास ना रहे, तो आपके जहन में कोई ऐसा नाम है कि अगर ये बदला जाए तो किसे मिलना नहीं मिलेगा? मेरे जहन में नाम नहीं, मैं तो पिछली बार मैं इस पार्टी की जो रीति नीति है ना उस जी। हिसाब से कह रहा हूँ। जी, जी। ये पार्टी लोग कहते हैं, मैंने तो कभी टिकट मांगा नहीं है बसपा से या सही किसी भी पार्टी से। जी, जी, जी। लोग कहते हैं कि भाई ये मोटा पैसा लेती है पार्टी तो टिकट देती है, हाँ, कहीं ना तो कहीं कहीं ना कहीं ये हाँ, सही है। बातें आती हैं। आती मैं किसी पर दोष लगाऊं वो भी गलत गलत है, हो जाता है। गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी पिछली बार बदला था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक तो कोई फाइनल मैं नहीं मानता मेरे मन में, जी व्यक्तिगत। जी दूसरी बात आपने कही कि भाई दलित वोटर जो हैं वो बसपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं शिक्षा प्रभावी है, बिल्कुल है। और हमारे जो जाटव भाई हैं उनमें शिक्षा में जो शिक्षित लोग हैं और काफी जो जागरूकता काफ़ी है। जागरूक हो चुके हैं, जी और वो लोग अब कहीं ना कहीं मतलब बसपा के साथ उनका जुड़ाव कम है, और वो लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। और वो कांग्रेस के साथ जुड़ने का उनका मन है जी कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा बसपा की ओर जाएं। जी ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं ये वोट कांग्रेस को देने का पूरा इनका मन है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार नगर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट वाजिब अली जी लाने में सफल रहेंगे? मेरे मानने से तो आज जो स्थिति है, नहीं, आपकी उसमें राय जान रहे हैं। हाँ, मैं मेरी राय दे रहा हूँ कि आज जो स्थिति है वो सबसे प्रबल दावेदार हैं वाजिब अली जी, कांग्रेस के टिकट के। क्योंकि आपने देखा पिछली बार मुरारी जी को कांग्रेस का टिकट मिला जी, और यहाँ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता क्या है कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों पार्टियां गुजर को टिकट देती हैं। पिछली बार यही हुआ, तो वो दोनों वोटें बट गई और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसका फायदा ले मिला वाजिब जी को, उनका फायदा मिला। जी जी। दूसरी बात, अब कांग्रेस ने कई बार गुजरों को यहाँ टिकट दिया है, 2 बार तो मुरारी जी को टिकट दिया है। जी कहीं ना कहीं कोई कमियां रही हैं और वो गुजर यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस से जीत नहीं पाया है। 1-2 बार तो बाहरियों को टिकट दिया तो वो इसलिए नहीं जीत पाए। हमारे नगर में जो जनता है वो बहुत जागरूक है, वो बाहरी को तरजीह कम देती है, स्वीकार नहीं स्वीकार करती है। तो इसकी बार हमें लग रहा है ज्यादातर कोई मांगने वाला भी नहीं है, इतनी दावेदारी किसी ने नहीं की है कांग्रेस में। वाजिब अली ही अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अगर हम दावेदारी की बात करें तो जैसे अभी आपने पहले अपनी कुछ बयान वक्तव्य में कहा कि इस बार जातिवाद हावी नहीं रहेगा और नगर में रहता भी नहीं है, जो आपकी बात थी। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है नगर विधानसभा में, और वहीं बीजेपी की टिकट की दावेदारी करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो हंसिका गुर्जर हो, श्रीमती अनीता जी हो, या फिर सतवीर कसाना हो, एक राणा जी भी हैं कोई, वो भी कर रहे हैं, केसरी जी हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी जवाहर सिंह बेड़म है, नेम सिंह है, लंबी लिस्ट है। तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या सिर्फ वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर बीजेपी का टिकट मिलेगा तो लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, हिंदुत्व के नाम पर वोट देंगे? देखो, बीजेपी का तो एजेंडा है जी, वो पहले से चलता भी आ रहा है। बीजेपी तो हिंदुत्व के नाम पे ही वोट मांगती है, विकास के नाम पे कभी वोट मांगी नहीं। अब मैं जो कहूँ आपको, अब ये लिस्ट यहाँ नगर में तो गुजरों की है, बिल्कुल बीजेपी में जो ज़्यादातर यहाँ तो गुजर
भाई अपने दावेदारी जता रहे हैं, जी लगभग कोई 15-17 हैं। हाँ बिल्कुल और कामा में भाई अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा बीजेपी में, कामा में टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल ये है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मुझे इतना पता है कि बिल्कुल। नजदीकी हैं। इनमें यहाँ तो गुर्जर मांग रहे हैं ज्यादा टिकट बीजेपी का, और वहां में भाई मांग रहे हैं। अब ये पता नहीं पार्टी किसको टिकट देगी, वो तो पार्टी हाईकमान का फैसला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी टिकट के साथ वो अपनी जीत पक्की मान के चलते हो? आज का टाइम तो यही है, और सब लोग कह भी रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये विधानसभा क्षेत्र है नगर कामा, यहाँ मेवात है। बिल्कुल है। और मेवात का मतलब ये नहीं है कि मेवात कोई जाति नहीं है, मेवात एरिया है, एरिया इसमें सभी जाति और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कभी कभी जातिगत विश्लेषण पे हिंदू मुस्लिम करके, और ये बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि भाई अब की बार हिंदू संगठित होंगे और मतलब हमें जो कोई जो टिकट लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन अब आपको बताऊं, टिकट मांगने वाले हैं बहुत ज्यादा, टिकट मिलेगा एक को मिलेगा, सबको टिकट मिलना नहीं है। नहीं, फिर एक को टिकट मिलेगा ये, और बाकी के जिनको टिकट नहीं मिलेगा ये टांगन खींचेंगे, निर्दलीय खड़े होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई निर्दलीय भी लड़ सकता है, कैसे मान ले इस बात को नहीं लड़े। जैसे पिछले चुनाव में नेम सिंह नेम सिंह जी आज टिकट मांग रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आपसे दावे के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए कुछ कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये रूमर्स भी सुनने को मिल रही हैं कि फील्ड में, अब देखिए चुनावी माहौल है तो ज़्यादातर नेता जो हैं वो फील्ड में अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भूतपूर्व विधायिका को देखें तो लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी हलचल जो है, उनके कार्य प्रणाली जो अभी बिल्कुल वो एक तरीके से घर में ही है। तो बहुत से लोग इसे ऐसे भी मान के चल रहे हैं कि शायद उनको अंदेशा हो गया है कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब साहब ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, मैं तो किसी का टिकट न काट सकता न दिला सकता। नहीं, हम आपकी राय जानते कि जनता जो सोच रही है इसमें कितनी सच्चाई है। साहब देखो, जनता की जनता जाने। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई अनीता जी अभी कल परसों हमारी जो देवनारायण की गुजरों की यात्रा, झंडा यात्रा आई थी, जी जी जी, उसमें शामिल थी। बिल्कुल, उसमें तो सभी लोग शामिल थे। हाँ, सभी लोग शामिल थे। जी जी जी। और भाई सक्रिय हमारे गांव में भी आई थी, भाई जो हमारे यहाँ कथा भागवत थी उसमें भी आई थी। बिल्कुल। तो सक्रिय, तो हमें तो लग रहा है कि सक्रिय हैं क्षेत्र में। और फिर वो उनका चेहरा तो जाना पहचाना है। बिल्कुल। हाँ, कोई आए हैं नए, वो ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं। 2 बार विधायक रह चुकी हैं। वो विधायक 2 बार विधायक रही हैं, 1 बार जिला प्रमुख रही हैं। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। ये उनका पार्टी में उनका 4 बार उनको नगर से टिकट मिला है। जी जी जी। पार्टी ने 4 बार उन पर भरोसा जताया है, 2 बार जीती हैं, 2 बार चुनाव हारी भी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको तो अपने आप में संगठन में उनकी मजबूती हो सकती है। क्या है, अपने उनकी सोच है। बिल्कुल, वो तो अपने आश्वस्त हो सकती है भाई टिकट मिलना है क्या है। जी जी। पर फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगी, तो पार्टी के हाथ में, और समय बताएगा वो। तो हम तो ये क्या, अब आप हमसे पूछ रहे हो भाई टिकट किसको मिलेगा, तो हम तो नहीं कहे हमें ही मिल जाए टिकट। तो आप दावेदारी करते क्यों नहीं? करिए, शायद हो सकता है। सर मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ जी, मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे इतनी औकात नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं भाई एमएलए के लिए दावेदारी करूँ। हम सरपंची जने कैसे कैसे जीतते हैं संघर्ष करके। और अब देखिए गिरधर जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र किसी सबकी औकात लोकतंत्र की नजर में एक जैसी है। संविधान भी यही बात कहता है। क्या पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में जो मोदी वेव आई थी, तो ऐसे ऐसे लोग एमएलए एमपी बन गए जिनको लोग जानते भी नहीं थे, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे भी। तो ये तो आप जब सरपंच बन गए तो हो सकता है बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, आप इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। लेकिन आकांक्षाएं तो सबकी होती हैं लोकतंत्र में। जो राजनीति में रहता है, वो जो सरपंच बनता है उसे ऐसा लगता है कि कभी मैं प्रधान बनूं, जो प्रधान बनता है उसे लगता है कि मैं विधायक बनूं, और जो विधायक बन जाता है उसे लगता है कि मैं मंत्री बनूं, सांसद बनूं। लेकिन ये सबके नसीब की बात है, कौन क्या बनेगा वो सब वो ऊपर वाला है, वो बनाता है। जनता माई बाप है, सब जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल। और मैं जो जहां तक मानता हूं कि जनता इस लोकतंत्र में, इस देश में कहीं भी जो कुछ है वो जनता है। बिल्कुल, जनता ही आदमी को सिरमौर बनाती है और वो ही नीचे गिराती है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता एक अन्नदाता और एक भगवान के रूप में हमारे। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा सर, एक दूसरी बड़ी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आपकी विचारधारा है, तो अभी हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी घटनाएं जो हुई, जो कहीं न कहीं महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। जैसे अगर हम मणिपुर की बात करें या फिर यूपी की बात करें, जहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, और ऐसा ही कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी देखने को मिला। और मणिपुर की बात तो वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। लेकिन सरकारों का उस समय रवैया था कि जब सरकार से सवाल किए जाते तो राजस्थान का कहीं न कहीं उदाहरण देती है। तो यदि हम देखें तो यही बात जो हमारे पिछले इंटरव्यू में हंसिका गुर्जर जी ने उठाई कि नगर क्षेत्र में जब से वाजिब अली जी विधायक बने हैं, तो महिला सुरक्षा व्यवस्था बहुत खस्ता हो गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात में कोई सत्यता है या ये सिर्फ एक उम्मीदवार के द्वारा दूसरे उम्मीदवार के ऊपर आरोप है? देखिए, कहीं ना कहीं अत्याचार तो बढ़ता ही हो रहा है। मतलब आप ये मानो कि अब ये आज राजस्थान प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार है, सरकार ही तो है। जी। पिछली बार बीजेपी थी, सरकार तो बदलती हैं आती हैं, लोग तो यही हैं, बिल्कुल यही, और लोग यहीं रहते हैं। अत्याचार बढ़ रहा है, वो कलयुग का प्रभाव है जी। कहीं ना कहीं। जो लोगों की छोटी मानसिकता, जो भी उनके गंदे विचार, मैं कहता हूं कि कहीं देखो, सरकारें खूब रोकती हैं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मेरे राज्य में कोई गलत काम हो, बिल्कुल नहीं चाहती। और न कोई नेता, चाहे हमारे वाजिब अली जी अब इस टाइम विधायक, वाजिब अली जी थोड़ी चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में कहीं गलत बात हो या कोई मुद्दा गलत उठे, कोई ना कोई बात गलत हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन अब ये कोई ना कोई, अब बदमाश की कोई जाति तो होती नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं है। और जो लोग करते हैं जो गलत है, और हमारे एमएलए साहब ने हमेशा ये कहा भी है जी कि अपराधी को दंड दो और न्याय मिलना चाहिए। जिसे किसी के साथ अत्याचार होता है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब चूंकि अपराध की बात हो रही है, तो मैं इसी कड़ी में एक कदम और आगे जाते हुए आपसे पूछूंगा कि भूतपूर्व विधायिका जो है हमारी श्रीमती अनीता गुर्जर, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए वर्तमान विधायक के ऊपर कि जो मेवात क्षेत्र में या नगर विधानसभा क्षेत्र में साइबर क्राइम, जिसे हम आम भाषा में ओलेक्स भी कहते हैं, वो जो है, वो अपराध जो है, वो संगठित तरीके से माननीय विधायक के संरक्षण में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नगर क्षेत्र में ओलेक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और यदि है तो इसमें विधायक या उनके करीबियों की कितनी संलिप्तता है? सर, ये बात मैं आपको कह देता हूँ, बिल्कुल ये बात गलत, सरासर गलत है जी। मैंने अभी भी आपसे कहा, कोई भी विधायक गलत काम की सलाह नहीं देता है। जी। हमारे विधायक जी कभी भी कहीं भी आपने सुना है शिक्षा के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे, नहीं कि अब जो आदमी गलत करता है, उन्होंने जैसे अब ये ओलेक्स करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने ये कहा है पुलिस को, जो गलत करता है उसको पकड़ो जी, और जो नहीं करता है उसको मत पकड़ो। क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे जो मेवात एरिया में, अब ये कोई नगर में ही अलग नहीं है कि भाई नगर में ही चल रहा है, ये तो पूरे देश की समस्या है। ये साइबर का क्राइम तो पूरे विश्व का भी कह सकते हैं, पूरे क्षेत्र कहीं भी जो कर रहे हैं वो लोग किसी भी जाति के भी कर रहे हैं। हाँ, सब लोग जाति विशेष के भी नहीं कर रहे। हाँ, भाई ये तो मेव ही मेव कर रहे हैं सब लोग। आज जिस गांव में, मेव के गांव में जो भी रह रहा है वो कोई भी जाति का है, भाई एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल, तो वो भी कर रहे हैं। कौन सी जगह नहीं है, मैं बता दूं आपको, हर जगह हो रहा है। कामा में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, यहाँ तक, अब ये तो प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति कह दे कि भाई वाजिब अली जी ने किसी भी व्यक्ति को शरण दी है या उसको बचाया है, भाई जो क्राइम करेगा, लोग पुलिस पकड़ के भी ला रही है, आप देख रहे हो। और वहाँ आंध्रा और महाराष्ट्र तक की पुलिस आ रही है, वो लेके जा रही है, वो क्राइम जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। सही है, जो गलत। तो यहाँ पर मैं अपनी माननीय भूतपूर्व विधायिका श्रीमती अनीता गुर्जर जी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो आरोप उनके द्वारा वर्तमान विधायक पर लगाए गए थे कि उनके संरक्षण में जो है साइबर क्राइम के अपराध हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि वो, यदि उनकी बात में ये सत्यता है, तो वो डाटा प्रोवाइड कराए, वो आंकड़े दें जिन्हें लेकर हम वर्तमान विधायक से सवाल कर सकें। वह अन्यथा ये तो एक आरोप ही माना जाएगा। तो सर,
आगे इंटरव्यू की अगली कड़ी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक के द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया विद्यालय खोला गया है या किसी विद्यालय को अपग्रेड या क्रमोन्नत किया गया है? मेरे यहाँ विद्यालय पहले ही अपग्रेड है जी जैसे मेरे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे तो सीनियर माध्यमिक विद्यालय है। जी जी पाजाहेड़ा में वो 8वीं तक का है, क्रमोन्नत हो गया पहले ही स्कूल। जी 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 और जो बीड़थला गांव है जी उसमें 5वीं तक का है, उसकी क्रमोन्नत के लिए मैंने अभी काफ़ी स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। जी जी करीब 40 स्कूल हमारे विधायक जी ने, जो 70 सालों से 5वीं तक के स्कूल थे, और वो उन स्कूलों को 5वीं से 8वीं में क्रमोन्नत कराया है और 8वीं वालों को 10वीं में कराया है। बिल्कुल। तो मेरे उनमें उसमें क्या था, मैंने उसको भेजा भी था, तो मैंने कहा सर मेरा यहाँ विद्यालय कैसे नहीं हो पाया, तो उसका रीज़न ये रहा कि उस विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत कम थी। बहुत कम है। जब छात्र नहीं है तो विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हो सकता। छात्र संख्या कम होने के पीछे कोई विशेष वजह रही है? विशेष वजह, वहाँ गांव में लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ा पाता है, इसलिए वहाँ संख्या कम है। मैं सियाराम जी, जो हमारे सियाराम गुजर जो ACBO साहब CBO साहब हैं, उनसे कहा था, तो कारण ये रहा आंकड़े। आपके विद्यालय में फिलहाल शिक्षकों की आपूर्ति सही है? मेरे जो विद्यालय में कुछ एक टीचरों की कमी है, जैसे अगर कोई जो सब्जेक्ट का हाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए मैंने विधायक जी से कहा भी था जी। तो लेकिन अब कारण ये है कि कुछ टीचर्स तो अब आए थे, जैसे इससे जब बैन खुले थे, जब ट्रांसफ़र हुए थे तो कुछ तो आ गए, अब कुछ के ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, तो वो वैकेंसी अभी खाली रह हुई है। जी जी सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो गहलोत सरकार ने जनता के हित में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा विपक्ष है वो इन्हीं के ऊपर आरोप लगाता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। और साथ में मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इन योजनाओं का लाभ क्या वर्तमान कांग्रेस सरकार को आगामी चुनाव में होगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप ये बताइए, जिस व्यक्ति को फ़ोन मिल रहा है, जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है जी, और अभी राशन किट मिले हैं जी, जिस गरीब परिवार में वो किट जाता है, तो कम से कम उनको आभास नहीं हो रहा है कि भाई ये राज्य सरकार ने हमें ये योजना के तहत हमें ये सामान मिला है। जी जी। और देखो, जो बिल्कुल अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि भाई जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उसकी बात मैं कह नहीं सकता, हाँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित पूर्वाग्रह है। से, जी जी। लेकिन फिर भी गरीब परिवारों में इतनी आप ये बताओ, पहले गरीब, अब कोई भगवान ही कि ऊपर से आ जाए तब तो भाई उसको तो बचा नहीं सकते, लेकिन गरीब पहले जो बीमारियों के कारण मरता था, आज गरीब आदमी जो सरकार की चिरंजीवी योजना का जो लाभ है उससे 25 लाख तक, बताओ आप, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। तो आप उस गरीब में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा लाभ है। मेरे ही गांव में जी, मेरे गांव में, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको, एक औरत थी जिसको कैंसर हुआ, वो गरीब परिवार था, और वो तुरंत से मेरे पास आया, उन्होंने कहा साहब मेरा ऑनलाइन नहीं है, मैं कह के मैंने सेक्रेटरी से तुरंत उसका वो ऑनलाइन करवाया और उसको भेजा, वो जयपुर दिखाने के लिए गया, उसका ऑपरेशन हुआ कैंसर का और उसका बिल्कुल आज वो स्वस्थ है। तो आज अगर उसके पास ये लाभ नहीं मिलता तो वो औरत मर जाती। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिरंजीवी योजना का गरीब परिवारों के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। अब मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी सरकार हो जी, किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए इस तरह की योजनाओं को लाना चाहिए। ये नहीं कि भाई पूंजीपतियों को लाभ मिले। बिल्कुल, जहां अपने राजस्थान प्रदेश में ज्यादातर संख्या गरीब परिवारों की है, और जो गरीब की किसान एक अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न खवाता है, हल चला के। आज तो चलो ट्रैक्टरों से जुताई हो रही है, लेकिन पहले किसानों ने हल चलाए हैं
और जब भी वो किसान अन्न पैदा करके और सारे देश को अन्न खिलाता था। तो कहीं गिरधर जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार गरीब की सरकार है, आम जनता की सरकार है, और संघ सरकार जो हमारी है, केंद्र सरकार जो है, वो पूंजीपतियों की सरकार है? क्या गिरधर जी ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो देखो, मैं कोई ऐसा भाई इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं जो पार्टियों पे प्रत्यारोप लगाऊं, लेकिन फिर भी मैं जो है, मेरी जो विचारधारा है वो मैं हमारे सम्मानीय पायलट साहब, जिससे हमारे समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ भरतपुर में जी सन 80 में जब पायलट साहब यहाँ से जीते थे, राजेश पायलट जी, जी तो यहाँ हमारे यहाँ गुजर कम्युनिटी में जितने भी जो पूर्वज थे, हमारे भी पिताजी थे जो उस टाइम सरपंच थे, तो वो सब कांग्रेसी थे। बिल्कुल। तो गुजर का तो मतलब जब राजेश पायलट साहब आए थे तो उस टाइम सभी लोग कांग्रेस से, और आज भी अब उनके बेटे हैं, बिल्कुल, सचिन पायलट साहब हैं, वो पूरे देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और हमारे युवा हृदय सम्राट हैं। हम सब लोग उनको मानते हैं और व्यक्तिगत मैं उनका बिल्कुल फैन हूँ। तो जैसे पायलट साहब के लिए मैं पार्टी में हूँ जी और रहेंगे। जैसे आपने श्रीमान राजेश, जो हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात की, उनके बेटे जो हैं सचिन पायलट जी की बात की, तो सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में जो तनातनी है, अनबन है, वो जग जाहिर है। तो गिरधर जी क्या सोचते हैं कि यदि इस बार फिर से राज्य में कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होती है, तो क्या इस बार राजेश पायलट, उनके बेटे सचिन पायलट जी को वो पद, वो सम्मान मिल पाएगा? इस बार वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे, या फिर इस बार फिर से कोई बगावत होगी? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं जी, रही पद की बात, हम अगर पायलट साहब इस पार्टी में जी, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, बिल्कुल, और इस कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया है, बिल्कुल, उनके पिताजी को दिया, आज उनको दिया है, कहीं ना कहीं पदों की लालसा तो रहती है राजनीति में जो होता है। पद होने के एक कारण ये भी है कि पद है तो आप कल्याण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा के लिए जी। ऐसा नहीं है कि पद के लिए भाई वो पद लें और अपने घर बैठें जी। वो पद के लिए इसलिए है कि मैं जनता की सेवा करूं, और उन्होंने जनता की सेवा करी। पिछले 2018 के चुनाव में पायलट साहब ने संघर्ष किया 5 साल, बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस को 20 से 100 तक पहुंचाया, कहीं ना कहीं संघर्ष करके। और मैं ये कहता हूं कहीं ना कहीं ऐसे नहीं अकेले पायलट साहब की वो है, सारे कांग्रेसियों की और सभी बड़े नेताओं की, शीर्ष नेताओं का संघर्ष है जो सरकार आई। और आज भी पायलट साहब को पद की कोई लालसा नहीं जी, पार्टी में रहेंगे, पार्टी में काम करेंगे तो पद भी मिलेंगे, आज नहीं तो कल। हाँ, जरूर पद तो मिलना ही है जी। उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार, उनके काम, उनका संघर्ष। अच्छा, इस सवाल में मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा, तो क्या ये संभव है कि राजेश पायलट जी जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी पार्टी में या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जैसे अभी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नागौर से मिर्दा परिवार की ज्योति मिर्दा जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो क्या इस तरीके से वो भी हो सकते हैं? और क्या मिर्दा परिवार के बीजेपी में जाने से वर्तमान चुनाव पर कोई फर्क आएगा? देखिए, जब चुनाव आते हैं ना, कोई ना कोई नेता इधर से उधर होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टियां वहीं की वहीं हैं जी, नेता वही हैं। बीजेपी से छूटता है वो कांग्रेस में आ जाता है, जी। और जो कांग्रेस को छोड़ता है वो बीजेपी में चला जाता है। बताओ पार्टियां, इनमें क्या फर्क, मतलब कैसे पता? अब मैं कहता हूं पायलट साहब को अगर जाना होता तो इतना संघर्ष रहा है, पायलट साहब कभी पार्टी के लिए वफादार हैं, समर्पित हैं मन से, वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। और जो पायलट साहब ने किया है, पार्टी के खिलाफ अनशन किया, पार्टी के खिलाफ जो युवाओं के लिए जो हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए जो मांग उठाई, पैदल कूच किया, बिल्कुल वो क्यों? जो जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक, खदान मामले में भी उनके एक एक मुद्दे में जान है। बिल्कुल। और वो मुद्दा हर कहीं ना कहीं किसी को वो हमें वो गरीब परिवारों के लिए है। क्यों? कि गरीब का बेटा जब पढ़ने जाता है ना, तो उसी को जयपुर, तो उसको पता रहता है कितना खर्चा, कैसे करके संघर्ष करके कैसे कैसे करके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, और वो पेपर लीक होता है तो उस पर क्या टूटती है। और फिर मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ इस बिंदु पे मैं एक और चर्चा आपसे करूंगा कि हमारे ऐसे
नेता जो किसान नेता थे राजेश पायलट साहब, उस पर अमित मालवीय जी ने जो ट्वीट पर कमेंट किया था, उसकी मैं घोर निंदा की बहुत और गलत मैं है। निंदा करता हूं। जी। और मैं जो ये समाज के नेता, हमारे गुर्जर समाज के, जो ये 15-15, 17-17 बीजेपी से जो टिकट मांग रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी क्या उनका जमीर मर गया था? क्यों नहीं बोले उस पर? बिल्कुल। आज हमारे समाज में अगर कोई नेता है देश में तो सर्वोच्च नेता सचिन पायलट है। मैं व्यक्तिगत अपनी राय उससे कहता हूं कि पायलट साहब हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं सब लोग उनको मानते हैं। और इन लोगों को किसी ने एक भी टिप्पणी उस पर नहीं की। मैंने नगर में अमित मालवीय का पुतला भी फूका जी और उसके मैंने उसको ये भी कहा और आज भी कहता हूं, कड़े शब्दों कहीं में ना कहीं निंदा उसकी करें। मैं निंदा करता हूं। और उस व्यक्ति को मैंने पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति को, पार्टी को, वो सोशल मीडिया के कोई हेड हैं पूरे, मुझे इतनी जानकारी तो है नहीं, फिर भी उनको हटाना चाहिए बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को। जो हमारे किसान नेता, जो देश के सर्वोच्च नेता थे राजेश पायलट, उन पर वो टिप्पणी गलत थी, तथ्य गलत थे। बिल्कुल तथ्य जो उन्होंने डेट बताई उस टाइम तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी बिल्कुल। एयरफोर्स में। तो मैं समाज के इन नेताओं से जो बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं ना, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम कहीं ना कहीं समाज की बात तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी सर्वोपरि है, जो जिस पार्टी में है उसके लिए वो पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज भी सर्वोपरि है। समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ये भी है, इन्होंने क्या, अब आपको मैं बताता हूं, इस बीजेपी पार्टी ने हमें क्या दिया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है। 72 जब गुर्जर आरक्षण में लोग मारे गए थे जी। जो शहीद हुए 72, वो किसके राज में मरे? वसुंधरा सरकार। वसुंधरा सरकार में। बिल्कुल। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। 72 लोग शहीद करने के बाद और हम कहीं ना कहीं उसी पार्टी को सपोर्ट करें, कि मेरा दिल तो नहीं मानता इस बात को। दूसरी बात, जिस पार्टी ने हमें आरक्षण दिया 5%, जिससे हमारे देश का, समाज का भविष्य सुधरेगा, बिल्कुल हमारे आने वाला कल, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां, उनका भविष्य कहीं उज्जवल होगा। जी जी। और वो आरक्षण हमें कांग्रेस सरकार ने दिया है। तो मैं कहता हूं ठीक है, राजनीति करो जी। राजनीति करना लोकतंत्र में किसी को कोई मना ही नहीं है जी बिल्कुल। किसी पार्टी में, लेकिन अपनी जाति और अपने नियमों के, अपने जमीर को मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, गिरधर जी से बात करने के उपरांत हमें ये लगा कि वो कहीं ना कहीं एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। और वो हमारे नगर विधानसभा के गुर्जर समाज से अपील करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के उन कार्यों को गिनाना चाह रहे हैं जो गुर्जर समाज के लिए कांग्रेस ने किए हैं। और आगे हम ये भी कहेंगे कि आज उन्होंने अपने कीमती समय से हमें बहुत एक अनमोल समय से अपना जो समय दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। जय हिंद, जय भारत।